कैसे मेरे दोस्तों, आपने खमनई साहब का वो वीडियो देखा है जिसमें उनके पास एक छोटा सा बच्चा आता है और उनसे कहता है कि मुझे शहादत हासिल करनी है। खमनई साहब उससे मुस्कुरा के कहते हैं कि अभी तुम थोड़े लंबे हो जाओ, बड़े हो जाओ, खूब पढ़ाई करो, साइंटिस्ट बनो, फिर 80-90 साल के हो जाना और फिर शहादत हासिल करना। और सारा मजमा वहाँ पर मुस्कुराता है। वीडियो में एंड में आपको दिखाऊंगा और उस भाई का भी शुक्रिया जहाँ से वो वीडियो में लेकर आया हूँ आपको दिखाने के लिए। तभी खमनई साहब की शहादत हो गई और काफ़ी लोग जो हैं मतलब वो ये सोच रहे हैं कि देखा अमेरिका की ताकत, देखा इज़राइल की ताकत, और खमनई साहब तो कुछ भी नहीं कर पाए और उनको मार दिया। ये है अमेरिका की सुपर पावर। देखिए, ईरान के अंदर जो ये शहादत का सिलसिला है, ये सिलसिला कोई नया सिलसिला नहीं है। ईरान के अंदर लगातार ये लोग लगातार शहादत देते आ रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हर जंग में और बिना जंग के भी बड़े बड़े इनके साइंटिस्ट, इनके रिजीम के लोग, बड़े बड़े लोगों ने इनकी शहादत दी है। लोग ये बोल रहे थे कि हमास ख़त्म हो जाएगा, वॉर ख़त्म हो जाएगी, हमास को तो निस्तो नाबूद कर देंगे। अभी बोल रहे हैं कि खमनई साहब क्योंकि अब उनका इंतकाल हो गया, वो शहीद हो गए, तो अब अमेरिका रिजीम चेंज कर देगा। वो एक्चुअली आइडिया ही नहीं समझ रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। उन्होंने आज तक जो है डरपोक नेता, सरेंडर करने वाले नेता, गुपचुप बात मानने वाले नेता, वो ऐसे उन्होंने कभी भी जिगर वाले लोग देखे ही नहीं हैं। आज की तारीख़ में ईरान के अंदर अगर आप आम जनता से बात करेंगे और आप ये समझते हैं कि एक ईरानी आदमी ये एक्सेप्ट कर लेगा कि अमेरिका ने उसके देश के अंदर उसके सुप्रीम लीडर को बम से मार दिया, अब उसके बाद अमेरिका अपने किसी आदमी को वहाँ पर बिठाकर सत्ता चलवा लेगा या शासन चलवा लेगा, तो ये भूल कर रहे हैं, गलतफहमी है। ये वॉर जो मैंने कल रात को वीडियो बनाया था, जब तक खमनई साहब की शहादत नहीं हुई थी, तो कई लोग उस तरीके की बातें करते हुए मैंने देखे कि जो ये कह रहे हैं कि देखा हो गया, तुम तो कह रहे थे ईरान जीत जाएगा, मैं क्या कह रहा था, अमेरिका बहुत ताकतवर है, इज़राइल बहुत ताकतवर है। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। यहाँ पर ये सवाल नहीं उठा था कि ये इस लड़ाई के अंदर में कितने लोग शहीद होंगे, कितने लोग यहाँ पर अपनी जान गंवाएंगे। मैं लड़ाई के अंजाम की बात कर रहा था। ये लड़ाई इस लेवल पर लेकर जाएगी कि अमेरिका की सुपर पावर की जो हैसियत है ना, उसको ख़त्म कर देगी। मैं वो बात कर रहा था। आज खमनई साहब शहीद हो गए, कल कोई और दूसरा सुप्रीम लीडर आए, परसों वो भी शहीद हो जाएं, 1000 आदमी और शहीद हो जाएं, 500 सेना के कमांडर और शहीद हो जाएं, 1 लाख पब्लिक और जनता शहीद हो जाए। आप देख ही रहे होंगे कि खमनई साहब की शहादत के बाद किस तरीके से ईरान सरेंडर नहीं हुआ है, झुका नहीं है। ईरान और ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। ये खेल जो है ना, समझ नहीं पा रहे। ये बुश के भी समझ में नहीं आया था, उसको भी किसी ने पट्टी पढ़ा दी थी या क्या कर दिया था। उसने जाके इराक़ पे हमला किया, सोचा कि यहाँ पे मैं अपनी पिट्ठू सरकार बिठा दूंगा, सद्दाम हुसैन को लेके गए। दादागिरी, ये तानाशाही, अपने सवर्न कंट्रियों के अंदर में जाके अपनी बात को मनवाना। इन लोगों ने क्या करा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना अपना एक नियम कायदे कानून बना दिए, जिससे कि ये समझ पाएँ कि जो इन नियम कायदे कानून पर चलता है वो तो देश है, और जो इन नियम कायदे कानूनों पर नहीं चलता वो देश नहीं है। या वो बागी है या वो गद्दार है, उसको मार दो, उस पर कब्जा कर दो, उस पर हमला कर दो, उसके अनस्टेबल कर दो, उसको कमज़ोर कर दो, उस पर प्रतिबंध लगा दो, उस पर सैंक्शन कर दो, दुनिया भर के नाटक तमाम उसके साथ में करके रखो। अब कहने के लिए सब लोग इंडिपेंडेंट होते हैं,
सब लोग अपने अपने देश में अपनी सरकारें चुन रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं, जनता को क्या इससे लेना देना होता है। लेकिन वो इंडिपेंडेंसी जब कोई खुद मुख्तारी की बात करता है कि तुमने न्यूक्लियर वेपन बनाया, हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, तो कहते नहीं नहीं ये नहीं, ये तो ख़तरा है। भाई तुम ख़तरा नहीं हो तो वो क्यों ख़तरा है? या तो ये पॉलिसी एक साइमल्टेनियस पॉलिसी नहीं बनाते, ये एक ऐसी पॉलिसी बनाते हैं जिसके अंदर इनकी सुप्रीमेसी बनी रहे। तो ये जो लड़ाई है ये सुप्रीमेसी बचाए रखने की लड़ाई है। अमेरिका एज ए सुपर पावर दुनिया के ऊपर में कंट्रोल उसका बना रहे, बचा रहे, ये इस चीज़ की लड़ाई है। और इस लड़ाई को अमेरिका हार रहा है, हारेगा। पहले मेरा आकलन ये कहता था, तमाम आर्थिक सर्वेक्षण स्टडी और उसको समझ के कि ये काम 2032 से 2035 के बीच में होगा, अमेरिका अपनी सुपर पावर का ताज को पूरी तरीके से खो देगा। लेकिन क्योंकि ट्रंप को बेंजामिन नेतन्याहू ने पता नहीं अपनी सत्ता बचाने के लिए, पता नहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए, पता नहीं क्या बचाने के लिए इस तरीके से प्रेशराइज किया कि वो ईरान के ऊपर में अटैक करे ही करे। और पता नहीं ट्रंप के ऊपर में क्या प्रेशर है, एप्स्टीन फाइल का है, क्या प्रेशर है, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए हम जैसे तो लोग साधारण लोग हैं, हम लोग कितना भी स्टडी कर लें, लेकिन जितने पढ़े लिखे और काबिल लोगों का मजमा इन लोगों के आसपास होता है, डोनाल्ड ट्रंप के आसपास में होगा, उतने काबिल लोग हम लोग हैं नहीं, हो भी नहीं सकते। अब हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी जिन्होंने जियोपॉलिटिक्स समझते हुए निकाल दी, उस तरीके के लोगों की यहाँ पर एक भीड़ है, तो पूरा का पूरा आकलन होता है इनके पास। उस सब के बावजूद जो इतनी आसान सी बात है, जो हमारे जैसे चौथी फेल आदमी के समझ में आ रही है, वो ऐसा तो है नहीं कि ट्रंप साहब के समझ में नहीं आ रही होगी कि अगर दुनिया के अंदर अपनी अब सुप्रीमेसी बरकरार रखनी है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका एक कंपटीटर पैदा हो गया है। आप अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा इम्प्रूव करके उससे ऊपर लेके जाओ। उसने एक सस्ते बाज़ार का बहुत बड़ा बाज़ार भी बना लिया है। साथ में आप अपने लेबर कॉस्टिंग को किसी भी तरीके से इफ़ेक्टिव करके उसके बाज़ार के मुकाबले अपने माल को बाज़ार के अंदर में पहुंचाओ। इतना मतलब सिंपल एक फार्मूला है। चाइना ने बताया कि किस तरीके से सुपर पावर बना जाता है, और उसने एक शानदार तरीके से जो है दुनिया को अपने एक तरीके से घेरे में ले लिया। अपनी आर्थिक नीतियों से, अपने आर्थिक मॉडल से उसने पूरी दुनिया को एक जद में ले लिया है। किसी को वैसे ग़ुलाम नहीं बनाया। इंडिया चाइना के साथ में कोई बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता नहीं रखता है, लेकिन इंडिया के अंदर में 70-80% प्रोडक्ट चाइना के आते हैं, बिकॉज ऑफ उसने जो भारतीय लोगों को जो चाहिए था वो बनाकर उसने बाज़ार में झोंक दिया। आप भी करो, आप भी कारखाने लगाओ, आपके पास लेबर कम है, आप बुलाओ, भारत के अंदर भरे पड़े, इंडिया में कारखाने लगाओ। आप विकास का वो मॉडल पकड़ने की कोशिश करो जिसको आपने एक बार शुरू करने की राह चली थी। अगर आपको इंडिया पे भरोसा नहीं है कि ये खुद डेवलप होकर फिर ये इंडिपेंडेंट चाइना बन जाएगा, आप इंडियन लोगों को माइग्रेट करके अमेरिका बुलाओ। यहाँ पे बहुत बेरोजगारी है, लोग आएंगे, कल कारखानों में काम करेंगे। आप 24 करोड़ की आबादी बढ़ा के 48 करोड़ कर लो। लेकिन वो एक तरीके की लड़ाई है, कम्पिटिटिव लड़ाई है। आप कम्पिटिटिव लड़ाई लड़ना ही नहीं चाह रहे, आप पूरी दुनिया के ऊपर में कंट्रोल चाह रहे हो कि मैं ऐसे करके, मैं हमला करके, अभी तो मेरे पास ताकत है, मैं हमला करके उसको मार दूंगा, इसको मार दूंगा, वो डर जाएगा, ये डर जाएगा। वो नहीं डरेंगे, सब कोई नहीं डरेगा। और आपका जिस दिन डर निकला उस दिन आप ये समझ लो कि आपकी क्या इज्जत रहेगी आने वाली दुनिया में। सनी देओल का एक डायलॉग है, डरा के वो जीता है कात्या जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। अब डरा के आप सुपर पावर बने रहना चाह रहे हो, आप फैसिलिटेट करके सुपर पावर नहीं बनना चाहते। बड़ी अजीब सी इक्वेशन और सिचुएशन है, पता नहीं इन लोगों को किसने क्या समझा दिया है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसी दादागिरी और इसी मोनोपोली के ख़िलाफ़ ईरान काफ़ी वक्त से लड़ रहा है,
और ये लोग नाराज़ होते गए और काफ़िला बढ़ता गया वाली कंडीशन है। आज की तारीख में अमेरिका के साथ में एक कमज़ोर यूरोप है। यूरोप जंग में, फुल फ्लैश जंग में नहीं जा सकता। अगर उसके ऊपर में हमला हो गया, अगर रशिया ने थोड़ा सा भी एक्जिरेट कर दिया वॉर को, तो यूरोप संभाल नहीं पाएगा इस टाइम। इजराइल है, इजराइल कुछ अपने आप में कोई पावर ही नहीं है, वो अमेरिका की एक प्रॉक्सी है। कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत उसको कहते हैं कि वो अमेरिका की एक स्टेट है। कुछ लोग कहते हैं कि इजराइल को इसलिए बसाया गया है क्योंकि वो मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल चाहता था, अपनी कोई पावर नहीं है। तो यानी कि अमेरिका अकेला ही है, अकेला ही तो सबकी फाड़ रहा है। देखिए, ताकत का नशा जो होता है ना, वो बहुत बुरा होता है, और वो ना आपको सच देखने से ना दूर ले जाता है, आपको सच नज़र आना बंद हो जाता है। आज इंडिया एक गरीब कमज़ोर देश है, और यहाँ पर लोग प्रधानमंत्री को भी ट्रोल कर रहे हैं कि ट्रम्प की हर बात को हाथ झुका के साइन कर देना पड़ रहा है। लेकिन ये करंट सिचुएशन है इंडिया की। आज से 300 साल पहले क्या इंडिया की यही करंट सिचुएशन थी? ऐसा ही था। इंडिया एक कमज़ोर देश था। औरंगज़ेब के ज़माने में अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये लोग सोच भी सकते थे कि हम लोग साथ में बैठ के बात कर सकते हैं या कोई बात मनवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी की? नहीं होता। वो दौर था, आगे बढ़ा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इधर से तरक्की शुरू हुई और इधर से फिर गिरावट हुई। बहाने हज़ार बने, लाख बने, लेकिन आज इंडिया एक कमज़ोर और गरीब देश है। अमेरिकन सिटीज़न को भी समझना है, कोई चीज़ रातों रात नहीं होती। दुनिया की इकोनॉमी पे इंडिया का जो कब्ज़ा है वो ऑलमोस्ट 25 से 26% था। पूरी दुनिया का व्यापार ये केंद्र था। यहाँ के लोग सब बहुत अमीर थे। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 300 साल पुरानी बात है। इतिहास के हिसाब से 300 साल बहुत पुरानी नहीं, आपकी 7 पीढ़ी पीछे बहुत अमीर थे और इंडिया का दबदबा पूरी दुनिया में था। ऑटोमन एम्पायर, 650 साल की ताकत, आधे यूरोप तक कब्जा, धमक चमक, अमीरी, लग्जरी, क्या नहीं था? तो आप ये सोचते हो कि आप जो है वो ग्रोथ के अलावा कोई दूसरी एक कोई चीज़ है, ताकत है, मैं थप्पड़ मारूंगा, मैं राज कर लूँगा, मैं मर्डर कर दूंगा किसी का, मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं उसके तलवार से गला काट दूंगा, मैं उसके ऊपर बम मार दूंगा, मेरे पास अच्छा वेपन है तो मैं, भाई दूसरा आदमी आपसे अच्छा वेपन बना लेगा, बना लिया है। अगर सिर्फ वेपन की बात होगी, दुनिया के अंदर में साथ लेकर जो चल सकता है सबको, ज़्यादातर लोगों को साथ लेके चल सकता है। साथ कैसे? आप एक छोटा सा कारखाना खोलो, मामूली सा कारखाना, उस मामूली से कारखाने के अंदर में आप 100 लोगों को काम पे रखो। थोड़े दिनों में उन 100 लोगों को कारखाने की कमाई, प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आने लगता है कि वो कितना काम कर रहे हैं, उतने श्रम के बदले में उनको क्या पैसा मिल रहा है। अगर वो देखते हैं कि उनको मार्केट भाव से कम पैसा मिल रहा है या उनको मुआवजा कम है, तो आप देखोगे कि आपके कामगार जो है आपका साथ देना बंद कर चुके हैं। वो अलग अलग तरीके के आपसे बहाने मिला रहे हैं, काम नहीं कर रहे। फिर आपको थोड़ा पैसा वहाँ पर बढ़ाना पड़ता है उनसे ज़्यादा काम करवाने के लिए, तो फिर वहाँ पर वो तरक्की की ग्रोथ आती है। आप पैसा बांटते हो, तरक्की आती है, आप पैसा बांटते हो, तरक्की आती है, आप पैसा, आपका भी बढ़ता है, उनका भी बढ़ता है। ये एक नियम है। अगर आप सोचोगे मैं सारा मैं हड़प लूँगा और मैं इनको डंडे मार मार के, तो ये ग़ुलामी का ये दौर, पता नहीं कौन सा दौर था, ये बीत चुका है। आज की तारीख़ में हर मुल्क एक इंडिपेंडेंट नेशन है और हर आदमी के ऊपर, हर राष्ट्रीय जो अध्यक्ष उसके ऊपर में अपनी जनता की जिम्मेदारी है।
ग्लोबल दुनिया के अंदर में सब एक दूसरे को कोई फैसिलिटी देख रहे हैं। सारा खून और सारा पैसा दुनिया का चूस के आप अमेरिका ले जाओगे या यूरोप ले जाओगे तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करते अब। और फिर एकाकीपन, आप अकेले हो गए और लोग तो आपसे खार खाए बैठे हैं। मैं उस पर 200% टैरिफ लगा दूंगा, तू बोलेगा मैं 800% टैरिफ लगा दूंगा, बोलेगा मैं 1500% टैरिफ लगा दूंगा। लगा दो भाई, लगा दो भाई। 150 से 200 साल लगेंगे भले ही, अभी समझ में नहीं आएगी ये बात। इंडिया की जो गरीब आबादी जिस तरीके से रहती है ना, इस तरीके से अमेरिकन आबादी रहना शुरू हो जाएगी। और आपको लग रहा है ये कोई मिरेकल है? कोई मिरेकल नहीं है, ये इतिहास में हुआ पड़ा है। ठीक है, ये दोबारा से रिपीट हो जाएगा। अब करते हैं वॉर की बात। इसी मोनोपोली और दादागिरी के ख़िलाफ़ जब ईरान ने अपना एक नेक्सस खड़ा किया, बनाने की कोशिश की, काफ़ी परेशान लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, तो ख़ामेनी साहब के साथ पुतिन साहब और चाइना भी, आमतौर पे टर्की और मिडिल ईस्ट भी, काफ़ी हद तक मिडिल ईस्ट के कुछ देश भी, और जनता तो खैर जन समर्थन की इस टाइम पे बात करें तो ख़ामेनी साहब के साथ में पूरा मुस्लिम वर्ल्ड और समझदार तबके का भी तकरीबन 1/3 हिस्सा ख़ामेनी साहब की शहादत पे गमज़दा है और उसको शोक मना रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। आधी दुनिया किसी के दुनिया से जाने का गम मना रही है, तो यानी कि वो आधी दुनिया आज की तारीख़ में अमेरिका को विलेन मानती है। कोई सर्वे कराने की ज़रूरत नहीं है। और आधी दुनिया एक साथ ये कोशिश कर रही है कि ये मोनोपोली टूटे। और ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप वर्सेस ग्रुप की लड़ाई है। आज की तारीख़ में अकेला अमेरिका, चाइना, रशिया, टर्की, मिडिल ईस्ट, ईरान, इस संयुक्त गठबंधन से, और नॉर्थ कोरिया भी है, नॉर्थ साउथ लड़ रही है, किम जोंग वाले। तो इसका अंजाम निश्चित है। लेकिन क्या होता है, अगर आदमी सही रास्ते पे करके अपना सुधार कर ले तो ये जो इकोनॉमी और ये जो अमेरिका की विरासत है, ये और 200 साल तक सरवाइव कर सकती थी। लेकिन इन्होंने रास्ता चुन लिया टेढ़ा, और टेढ़े रास्ते में पतन जो है बहुत जल्दी शुरू होता है। एक बार गिर जाता है फिर आपको सिंपैथी नहीं मिलती, आपके साथ कोई नहीं आता, टूट जाता है पूरा का पूरा। तो बशीर बदर साहब का एक शेर है कि दुश्मनी लाख सही ख़त्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। तो हो सकता है कि आपके ईरान के साथ में वैचारिक मतभेद हों, हो सकता है, लेकिन एक डिप्लोमेसी की एक लैंग्वेज होती है। असल में अमेरिका 20-30 साल से इस तरीके की पॉलिसी 40 साल से ही फॉलो कर रहा है। मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद ही उसने नियम वगैरह बना दिए थे, लेकिन ट्रम्प साहब ने अमेरिका को जैसे एक्सपोज कर दिया, तो ये बहुत गड़बड़ हो गई है अमेरिका के साथ। एक्सपोज नहीं होना चाहिए था। डिप्लोमेटिक तरीके से अगर आप चीज़ों को अपने फेवर में लाने की कोशिश करते, सामने वाले की रिस्पेक्ट का ख्याल रख के कि भाई उसकी भी बेइज्जती ना हो और आपका भी काम हो जाए, तो इस तरीके से अगर आप संवाद बना के आगे बढ़ते तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हल की तरफ बढ़ जाती। ये आप तो भैया मैं उसको मार दूंगा, इसको उठा के मार दूंगा, उसका कत्ल कर दूंगा, उस पर बम मार दूंगा, मेरे पास तो ये वाला हथियार है, मेरे पास तो ऐसा है, मेरी फ़ौज तो इतनी ताकतवर है। दुनिया में आपकी फ़ौज ही ताकतवर हुई है क्या पहली बार? नहीं, अपने के लड़ाइयों के किस्से नहीं सुने क्या? इतिहास नहीं पढ़ा क्या? तुम्हारे पास ही चर्बी आई है मेरे भाई, तुम्हारे ही पास ज़्यादा ताकत हो गई क्या? 70-75 साल की तुम्हारी एक मोनोपोली है टोटल मिला के,
उसमें तुम इतने फूल रहे हो कि जैसे पता नहीं तुमने दुनिया का क्या अचीव कर लिया। मत फूलो इतना, उतनी नहीं होता वो। तो वो सब चीज़ें वक्ती होती हैं, वक्त के साथ चली जाती हैं। तो आने वाले वक्त के लिए भी अपने आप को तैयार, जो लोगों को ज़्यादा लोगों को जोड़ सका है, जिसने ज़्यादा मेहनत की, श्रम किया, ज़्यादा तरक्की की, जिसकी ग्रोथ ज़्यादा थी, जो ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पाया, जो ज़्यादा लोगों को खुशहाली दे पाया, जिसकी वजह से ज़्यादा घरों में खुशियाँ पहुँची, वो लंबे वक्त तक सत्ता के अंदर रहता है। और आपकी वजह से अगर पूरी दुनिया में अगर निराशा पहुँच रही है, गम पहुँच रहा है, आपका गुस्सा पहुँच रहा है, आपका धमकियाँ पहुँच रही हैं, आपका थ्रेट पहुँच रहा है, तो आपका वक्त ख़त्म हो रहा है। ये एक आइडिया की लड़ाई है, इसमें बड़ी बड़ी सल्तनतें गिरी हैं और ये लड़ाई जो है अमेरिका की सल्तनत को ख़त्म कर देगी। आप अभी देखेंगे, पहले ये 2032 था, अब मैं आपको इसी वॉर के अंदर दिखाऊंगा। सिर्फ 15 से 20 दिन ये वॉर चलनी है, 25 दिन, और आपको ये नज़र आएगा कि किस तरीके से जो है अमेरिका पूरे तरीके से जो है थरथराने शुरू हो गया है। इसी वॉर में होगा, आप देखना। खैर, आज ख़ामेनी साहब की शहादत का दिन है। उन्होंने एक कॉज के लिए शहादत दी, डरे नहीं, झुके नहीं, एक बहादुर योद्धा की ज़िंदगी उन्होंने जी और एक ईमानदार ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। उसके लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। और जहाँ पर भी होंगे करोड़ों लोग, मैं गारंटी कर रहा हूँ कई 100 करोड़ लोग उनकी मग़फ़िरत की दुआएं कर रहे होंगे। और वो वीडियो जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया था, उस वीडियो के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ और ये वीडियो आज का मैं ख़त्म कर रहा हूँ इस संदेश के साथ कि ठीक है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। अभी लड़ाई बाकी है और योद्धा शहीद होते हैं, सरेंडर नहीं करते। जय हिंद। شما اول بزرگ بشین، انشالله قدرتون بلند بشه، درس بخونین و عالم بشین و انشالله برای اسلام مفید باشین. یه 80-90 سالم عمر کنین، بعدم شهید بشین.